अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुबान मुस्तफ़ा। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज़। इससे पहले मैंने एकेआई पे वीडियो बनाई है, वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको ना सीकेडी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके अलावा हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीकेडी और एकेआई में डिफरेंस क्या है। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़, एकेआई मतलब एक्यूट किडनी इंजरी। सीकेडी में क्या होता है कि किडनी का फंक्शन होता है इरिवर्सिबली डिटोरिएशन होती है, मतलब कि जो किडनी का फंक्शन जा चुका है वो दोबारा से ठीक नहीं होगा। लेकिन एकेआई में ये होगा कि रिवर्सिबली डिटोरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन होती है, मतलब हम मेडिकेशन के थ्रू हम किडनी का फंक्शन दोबारा से रिकन्जर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि सीकेडी होता है प्रोग्रेसिव होता है, इससे बहुत टाइम चाहिए होता है किडनी को सीकेडी डेवलप करने के लिए। लेकिन एकेआई में ये होता है कि सडन होता है, मतलब कि किसी भी शख्स को डायरिया हुआ जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होगी, हम मेडिकेशंस वगैरह देंगे तो एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या है। इसमें क्या होता है कि सवेयर फॉर्म ऑफ सीकेडी है, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ सीकेडी। इसमें किडनी का फंक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास यही हल होता है कि हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करें। इसमें क्या, या तो हम डायलिसिस करवाएं पेशेंट का या रीनल ट्रांसप्लांट करवाएं पेशेंट को सर्वाइव रखने के लिए। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की है कि इसमें यूरीमिया हो जाता है। यूरीमिया का मतलब है कि इंक्रीज इन यूरिक एसिड एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन ब्लड। जब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सीकेडी, हमने स्टेजेस ऑफ सीकेडी को क्लासिफाई किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ जीएफआर। जीएफआर क्या है कि ब्लड फिल्ट्रेशन बाय किडनी इन 1 मिनट। स्टेज 1 में क्या होता है कि जीएफआर 90 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ तक पेशेंट को सीकेडी डेवलप नहीं हुई होती, पेशेंट नॉर्मल होता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि जीएफआर इन बिटवीन होता है 60 to 89, यहाँ पेशेंट को माइल्ड सीकेडी डेवलप हो चुकी होती है। स्टेज 3 में क्या होता है कि जीएफआर इन बिटवीन होता है 45 to 59, यहाँ पेशेंट को मॉडरेट सीकेडी ही हम कहते हैं। और स्टेज 3B में क्या होता है कि 30 to 44 जीएफआर होता है, यहाँ पेशेंट को मॉडरेट सीकेडी होती हुई होती है। स्टेज 4 में क्या होता है कि जीएफआर 15 to 29 होता है, यहाँ हम सवेयर सीकेडी लेबल करते हैं इस जीएफआर पे। अगर स्टेज 5 में जीएफआर होता है 15 मिलीलीटर पर मिनट से कम, यहाँ हम लेबल करते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, मतलब पेशेंट किडनी फेलियर में जा चुका है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सीकेडी। सीकेडी होता क्यों है? मैंने सीकेडी की ना कॉजेज को क्लासीफाई किया हुआ है ताकि आप इजीली रिमेंबर रख सके। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वैस्कुलर कॉजेज क्या है, रीनल, ऑटोइम्यून, अदर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी है डायबिटीज़, ये आपने नहीं भूलना, ये वाइवा का क्वेश्चन है। उसके अलावा वैस्कुलर कॉजेज में हाइपरटेंशन आती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आती है। रीनल कॉजेज में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आता है और इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज मतलब एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आता है। और ऑटोइम्यून में एसएलई आता है। अदर कॉजेज में इडियोपैथिक हो सकती है और कंजेनिटल या इनहेरिटेड कॉजेज। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीकेडी। सीकेडी के पेशेंट में क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फीचर्स एक ही पेशेंट में है, ये वेरी कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स कुछ पेशेंट में आ सकते हैं, कुछ में आ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अनीमिया। अनीमिया क्यों होता है? एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से। हमें पता है कि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होती है बाय किडनी और वो क्या करती है, बोन मैरो पे जाके एरिथ्रोपोसिस करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी वजह से क्या हो गया, बोन मैरो स्प्रेशन हो गई है, आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही। और क्या हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है। इसे अनीमिया क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? प्लेटलेट्स का ना फंक्शन नॉर्मल होता है सीकेडी में, लेकिन क्या होता है कि प्लेटलेट्स ने डीग्रैनुलेट नहीं हो सकते। इसकी वजह से क्या होता है कि अपने कंटेंट्स नहीं रिलीज कर सकेंगे, मतलब फाइब्रिनोजेन वगैरह, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोटिंग नहीं होगी। क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा सीवीएस डिजीजेस आ सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, वॉल्यूम ओवरलोड, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की होगा यूरीमिया की वजह से। यूरीमिया क्या करेगा, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, पेरिकार्डाइटिस होगा। इसके अलावा थीरोसेक्रोसिस जो होगी ना सीकेडी में, वो होगी हाइपरलिपिडीमिया की वजह से। अब हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होगा कि किडनी का हमें पता है एक फंक्शन है कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी मतलब 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करती है।
लेकिन किडनी यहाँ ख़राब है सीकेडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती तो हमें पता है कि विटामिन डी का एक फंक्शन है कि वो गट से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाती है, तो वो भी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन गट से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। और इसके अलावा रीनो ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, मतलब बोन डिजीज हो सकती है। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया होता है तो आपको पता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कैल्शियम को बोन से निकालता है और ब्लड में लेके आता है, जिसकी वजह से ये होता है कि ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है। उसके अलावा हाइपरपैराथायरॉयड डिजीज और बोन हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपरफॉस्फेटेमिया इसलिए होता है कि हाई पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज तो हो रहा है सीकेडी में। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन है किडनी से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कराना, लेकिन ये किडनी खराब है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं कर सकती, इसलिए क्या होता है कि हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इसलिए होता है कि न्यूट्रोफिल्स में ना डीग्रेनुलेट नहीं हो सकते, अपने कंटेंट से नहीं रिलीज कर सकते, इसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते और बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमें पता है कि किडनी का एक फंक्शन है बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन। अब बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन नहीं हो रही सीकेडी में, क्योंकि किडनी का फंक्शन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शंस की। एंडोक्राइन फंक्शंस में लॉस और लिबिडो आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, क्यों टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी, नाइट्रोजनस ऑक्साइड की डेफिशिएंसी की वजह से भी सीकेडी में, जिससे क्या होगा कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड नहीं जाएगा जेनिटेलियस को, जिसकी वजह से क्या होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, या नर्व डैमेज की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक बहुत एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई सीकेडी का भी पेशेंट और डायबिटिक भी है तो उसमें ना इंसुलिन की हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, मतलब इंसुलिन ज़्यादा देर तक बॉडी में रहती है, तो हमें उसके लिए भी ना इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं हम सीकेडी के पेशेंट में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे। मैंने इन्वेस्टिगेशंस को डिवाइड किया हुआ ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में, इमेजिंग में और अदर में। ब्लड टेस्ट में अब हम क्या क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट में हम करवाएंगे सीबीसी। सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आ सकती है अगर इन्फेक्शन है, और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ नज़र आएगा सीकेडी के पेशेंट में। सीरम क्रिएटिनिन की बात करते हैं वो इंक्रीज़ होगा, एस्टिमेटेड जीएफआर रिड्यूस होगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बता दिया, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है, हाइपोनाइट्रेमिया हो सकता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होगा सीकेडी के पेशेंट में, सीरम एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगी, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स इंक्रीज हो गए, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हमने ब्लड ग्लूकोज HbA1c लाजमी करवानी है। ठीक है, अब यूरिन टेस्ट की हम बात करते हैं। यूरिन टेस्ट में यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे, 24 और यूरिन प्रोटीन करवाएंगे, और इमेजिंग में हम क्या करवाएंगे, हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे, उसमें स्मॉल श्रंकन किडनी होगी। ये करेक्टरिस्टिक है किसकी, सीकेडी की। ठीक है, सीटी स्कैन किडनी यूरेटर ब्लैडर करवाएंगे, CTKU भी नॉन कॉन्ट्रास्ट। इसमें हम स्ट्रक्चर एबनॉर्मैलिटीज वगैरह देख सकते हैं, मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं था जिसकी वजह से सीकेडी वगैरह हुई है। हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, इसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह पेशेंट को तो नहीं है जिसकी वजह से सीकेडी हुई है, वो चेक करने के लिए। और अदर टेस्ट में हम ECG करवानी है, अगर हमें कोई कार्डिक पेशेंट में शक है कि एरिथमियाज वगैरह डेवलप हो सकते हैं, हाइपरकैलेमिया है। हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी में। मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसमें क्या है कि हमने पेशेंट की स्मोकिंग रिस्ट्रिक्शन करवानी है, मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करवानी है, क्योंकि क्या है कि एडिमा हो चुका है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या है कि हम प्रोटीन अगर वो ज़्यादा लेगा तो और एडिमा होगा, इसलिए हमने प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करवानी है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हमने सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है, मतलब सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करवानी है। अगर हाइपरकैलेमिया है तो पोटाशियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है। अगर हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया तो हमने रिस्ट्रिक्ट करवाना है फॉस्फेट और मैग्नीशियम इन डाइट। एंड हमने ना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हमने ACE इनहिबिटर्स या ARBs देने हैं। अगर हाइपोकैल्सीमिया या ऑस्टियोमेलासिया है तो हमने विटामिन डी एंड कैल्शियम रिप्लेसमेंट करवानी है। अगर ब्लीडिंग है तो हमने डेस्मोप्रेसिन देनी है। ये क्या करता है कि फैक्टर 8 को ना इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज प्लेटलेट फंक्शन होता है
और हमें पता है ना CKD में प्लेटलेट का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो हम ये देते हैं ताकि प्लेटलेट का फंक्शन इंक्रीज हो जाए और क्लॉट फॉर्मेशन और ब्लीडिंग कम हो जाए। अब हम बात करते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया में हमने ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स देने हैं, जैसे कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम ऑक्सैलेट। प्यूराइटिस हुआ तो यूवी लाइट में पेशेंट को कहना जाएगा और डायलिसिस करवानी है। एथेरोस्क्लेरोसिस है तो हम स्टैटिन्स देके डायलिसिस कराएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देके आईवी में। अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो हमने डायलिसिस कराना है, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट देनी है, ठीक है। और अनीमिया है तो IV एरिथ्रोपोइटिन देना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई है या स्टेज 4 CKD है तो हमने क्या करना है कि हमने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करानी है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में डायलिसिस आता है, हीमोडायलिसिस, हीमोफिल्ट्रेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस। और आपने ये याद रखना है कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में ही रीनल ट्रांसप्लांट आता है। अब हम बात करते हैं हम CKD में डायलिसिस किन किन पेशेंट में करवाएंगे। इसका मैंने निमोनिक बना है AEOU। ए से एसिडोसिस जिन पेशेंट को उसमें डायलिसिस कराएंगे, या जिनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है मतलब हाइपरकैलेमिया वगैरह उनमें डायलिसिस करवाएंगे। और जिनमें पल्मोनरी एडीमा है उनमें डायलिसिस कराएंगे, या जिनमें यूरीमिया मतलब यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है या यूरेमिक एनकेफेलोपैथी है तो उनमें हमने डायलिसिस करवाना है। ये था CKD। आई होप सो कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।